18 वर्षों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल की सेना ने गाजा की किसी बिल्डिंग पर इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है और उत्तरी गाजा के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। युद्ध शुरू होने के 24 दिन बाद आज इजराइल की सेना अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के इलाकों में दाखिल हो गई और पिछले 18 घंटों में इजराइल की सेना ने हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है और ये पिछले 18 वर्षों में गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन है। इससे पहले वर्ष 2005 में एक समझौते के तहत इजराइल ने गाजा पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया था और अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल के हजारों सैनिक इस समय गाजा में मौजूद हैं, गाजा में प्रवेश कर चुके हैं और ये वहां हमास के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और पिछले 18 घंटे की कार्रवाई में हमास के 20 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आज आपको इस युद्ध के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, आज इस युद्ध का 24वां दिन है, यानी 24 दिन बीत चुके हैं और इजराइल की सेना 24 दिन के बाद, या समझ लीजिए 23 दिन के बाद 24वें दिन गाजा में इस तरह प्रवेश कर पाई है। और दूसरी बात यह कि इस युद्ध में अब तक कुल मिलाकर 9,500 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 8,000 लोग गाजा के हैं और 1,500 लोग इजराइल के हैं। तो ये दो बड़ी बातें हैं जो आज आपको ध्यान रखनी चाहिए। 24 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं। 24 दिन में इजराइल की सेना अब पहली बार गाजा में इस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया है और लगभग कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब तक 9,500 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। देखिए, जब कोई युद्ध शुरू होता है तो यही कहा जाता है कि यह युद्ध 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। और आपको याद होगा, रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी जब शुरू हुआ था तो रशिया ने यही कहा था कि 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, बहुत जल्दी हम पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर देंगे या उन्हें हरा देंगे। इसी प्रकार से यहां भी इजराइल ने यह कहा था कि हम हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन आज 24 दिन बीत चुके हैं, यह ऑपरेशन अब भी जारी है। ऐसी भी खबरें हैं कि इजराइल की सेना ने हमास के उन संभावित ठिकानों का पता लगा लिया है जहां हमास के आतंकवादियों ने उसके बंधकों को, यानी इजराइल के नागरिकों को और कुछ सैनिकों को भी बंधक बनाकर कैद करके रखा है। और इसीलिए युद्ध के 24 दिन बाद इजराइल की सेना गाजा में बॉर्डर के रास्ते, जमीन के रास्ते दाखिल हुई है और आज रात को गाजा में इजराइल की सेना एक बहुत बड़ा हमला कर सकती है। इस युद्ध में इजराइल की सेना के टैंक कैसे गाजा में प्रवेश कर चुके हैं, वो तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब पहले इजराइल ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, पहले रॉकेट दागे, मिसाइल्स दागी, लेकिन अब इजराइल जमीन के रास्ते हमला कर रहा है और इजराइल की जो सेना है वो जमीन के रास्ते गाजा में घुस चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। और उनकी सबसे पहली जो कोशिश होगी वो ये कि जो बंधक हैं, लगभग 200 लोग जो बंधक बनाए हुए हैं, हमास ने पहले उन्हें सुरक्षित छुड़ाया जाए और उसके बाद हमास का नामो निशान वहां से मिटा दिया जाए। आज रशिया से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और आप भी हैरान हो जाएंगे। दक्षिणी रशिया में एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसे दागिस्तान कहते हैं। कल इस प्रांत में बड़े पैमाने पर दंगे हुए हैं और दंगे करने वाले ये लोग मुस्लिम समुदाय से थे जो यहूदियों के खून के प्यासे थे और उनका सिर तन से जुदा करना चाहते थे। यानी दक्षिणी रशिया में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहूदी समुदाय को लेकर बहुत क्रोधित हैं और वहां दंगे इस बात को लेकर हो गए हैं। अब इन लोगों को वहां ऐसी जानकारी मिली कि इजराइल के टेल अवीव शहर से एक फ्लाइट दागिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, जिसके बाद वहां हिंसक भीड़ इस एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गई और इन लोगों ने इस फ्लाइट के वहां लैंड करने के बाद हवाई अड्डे पर ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये सारे लोग एयरपोर्ट में प्रवेश कर गए। बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग धार्मिक नारे लगाते हुए ये कह रहे थे
कि जहां भी यहूदी दिखें उन्हें खत्म कर दो। और इसके बाद देखते ही देखते इन लोगों ने दागिस्तान के इस एयरपोर्ट पर हमले शुरू कर दिए और स्थिति यह हो गई कि वहां मौजूद बहुत सारे लोगों को यह कहकर अपनी जान बचानी पड़ी कि वो यहूदी नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म के लोग हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गए, उस फ्लाइट हवाई जहाज तक पहुंच गए जहां इन्हें ऐसा लगता था कि जो फ्लाइट टेल अवीव से लैंड की है, इन लोगों को ऐसा शक था कि टेल अवीव से यानी इजराइल से लैंड करने वाली इस फ्लाइट में यहूदी हो सकते हैं। और इन लोगों ने सोचा ये कि यहूदी अगर यहां आ रहे हैं तो फ्लाइट लैंड करते ही जैसे ही वो हवाई जहाज से निकलेंगे ये लोग वहीं उन यहूदियों को पकड़कर मार डालेंगे। और सोचिए ये उस हवाई जहाज के कितने करीब पहुंच गए, उसके रनवे तक ये सारे प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं धार्मिक नारे लगाते हुए। आप भी देखिए। अब ये तो आप देख चुके हैं कि जो कुछ गाजा में हो रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत क्रोधित हैं, बहुत आहत हैं। और अभी तक हमने जो प्रदर्शन देखे हैं वो ज्यादातर या तो अरब देशों में देखे हैं, पाकिस्तान जैसे देशों में भी हमने देखा है, और कुछ पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। हमारे भारत में भी केरल में कुछ प्रदर्शन हुए हैं और हमारे यहां भी एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो इस समय इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और गाजा में रहने वाले जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि रशिया की कुल आबादी में 10% यानी लगभग 1.5 करोड़ लोग रशिया में मुसलमान हैं। तो हम बाकी सब जगह तो हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन रशिया में भी ऐसा प्रदर्शन होगा ये शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी। तो रशिया की कुल आबादी में 10% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी जो है वो 14.5% है। तो हमारे यहां 14.5% मुसलमान है और रशिया में 10% मुसलमान है। यानी भारत और रशिया की मुस्लिम आबादी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है अगर आप परसेंटेज में देखें, प्रतिशत में देखें। रशिया में 10% मुसलमान है कुल आबादी में और भारत में कुल आबादी में 14.5% मुसलमान हैं। और अब रशिया के यही जो मुसलमान नागरिक हैं वहां के, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया के जिस दागिस्तान प्रांत में यहूदियों को मारने के लिए यह हिंसा हुई है वहां 85% आबादी मुसलमानों की है और अकेले इस प्रांत में वहां 3000 से ज्यादा मस्जिद है। रशिया के इस प्रांत की सीमा सेंट्रल एशिया के मुस्लिम देशों से लगी हुई है और इसीलिए इस प्रांत को रशिया में गेटवे ऑफ मुस्लिम्स भी कहा जाता है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि रशिया में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और वहां का इतना बड़ा प्रांत मुस्लिम बाहुल प्रांत है जहां पर 85% आबादी मुसलमानों की है। अब इस प्रांत के मुसलमानों ने यहूदियों के वहां आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और रशिया की पुलिस ने भी इन दंगों के लिए 60 लोगों को वहां पर अभी गिरफ्तार किया है। हम आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सावधानी से और पूरी ध्यान लगाकर इस खबर को आप सुनिएगा और देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हर रोज कुछ ना कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करते होंगे और इस दौरान कभी सोचते भी नहीं होंगे कि अगर डिलीवरी बॉय कोई पुराना अपराधी निकला, कोई हिस्ट्री शीटर निकला, कोई कातिल निकला, कोई चोर उचक्का या डकैत निकला और वो आपके घर आया तो आप क्या करेंगे। लेकिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई है जिससे आप सब लोग आज सबक ले सकते हैं। इन तस्वीरों में ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़के ने ग्रेटर नोएडा में एक 19 साल की लड़की के घर पर ऑनलाइन डिलीवरी करने के बाद उसका रेप कर दिया और फिर उस लड़की के साथ मारपीट भी की। ये वो लड़का है, देखिए। बाद में पुलिस ने एक एनकाउंटर में इसके पैर में गोली मारी, तब जाकर यह पुलिस की पकड़ में, पुलिस के काबू में आया। इस लड़की ने, जो 19 साल की लड़की है जो इस सोसाइटी में रहती थी, उसने ब्लिंकिट नाम के ऐप पर कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, लेकिन जो डिलीवरी बॉय उसके फ्लैट पर यह सामान देने के लिए पहुंचा वो बार बार उस लड़की के घर के अंदर झांक कर देख रहा था। और इसी दौरान जब उसे यह पता चला कि यह लड़की अपने फ्लैट में अकेली है तो वो
पैसा लेने के बहाने घर के अंदर घुस आया और उसने इस लड़की का रेप किया और फिर उसके साथ मारपीट भी की। यह पूरी घटना 28 अक्टूबर को हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के दौरान जब इस डिलीवरी बॉय ने एक पुलिसकर्मी से उसकी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी, जो इस आरोपी के पैर में लगी और अब यह डिलीवरी बॉय पुलिस की हिरासत में है। तो आगे बढ़ने से पहले तो यह देख लीजिए कि कितना खतरनाक अपराधी होगा कि जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आई तो इसने पुलिस वालों की ही गन छीन ली और पुलिस वालों की गन छीनकर पुलिस पर ही गोली चलाने की कोशिश की और फिर आखिर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली इस लड़के के पैर में लगी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्तर का अपराधी होगा कि इसने पुलिस की गन छीनने की हिम्मत की और छीन भी ली। एक और बड़ी बात यह है कि बलात्कार करने के बाद इस हाई राइज बिल्डिंग में, जहां पर इतने सारे फ्लैट्स थे, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, यह लड़का वहां से भागने में कामयाब हो गया और उस बिल्डिंग के जो गार्ड्स थे वो इसे ना तो पहचान पाए, ना इसे ढूंढ पाए, ना इसे रोक पाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप सोचिए सिक्योरिटी के कितने जबरदस्त इंतजाम होते हैं। वहां पर हर ब्लॉक के, हर बिल्डिंग के सामने, हर ब्लॉक के सामने गार्ड्स होते हैं, लेकिन यह लड़का वहां से एक लड़की का रेप करके बड़ी आसानी से भाग गया और किसी की पकड़ में नहीं आया। 23 साल के इस डिलीवरी बॉय का नाम है सुमित शर्मा और पुलिस का कहना है कि यह लड़का पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और डिलीवरी बॉय बनने से पहले यह अवैध शराब की तस्करी किया करता था और तब भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने शातिर अपराधी को ब्लिंकिट ऐप ने डिलीवरी बॉय की नौकरी अपने यहां कैसे दी? यह सबसे बड़ा सवाल आज ब्लिंकिट से पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर, इतना बड़ा अपराधी एक डिलीवरी बॉय बनकर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों के घरों में यह गया होगा, कितने लोगों के घरों की रेकी इसने कर ली होगी, उनकी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर ली होगी और यह कहीं भी किसी भी कोई भी वारदात कर सकता था। पुलिस ने ब्लिंकिट को इस मामले में एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में ब्लिंकिट से पूछा है कि क्या यह कंपनी ने इस डिलीवरी बॉय को नौकरी पर रखते समय उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था या नहीं। और इस नोटिस का जवाब देने के लिए ब्लिंकिट ने पुलिस से 24 घंटे का समय मांगा है। अब से 24 घंटे के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि ब्लिंकिट ने इसका क्या जवाब दिया है। आप सब जानते ही होंगे ब्लिंकिट एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है, उसके अक्सर विज्ञापन आप देखते रहते होंगे। वो काफी विज्ञापन पर पैसा खर्च करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग इस ऐप का इस्तेमाल भी करते होंगे। और ये ब्लिंकिट जो है एक ऐसा डिलीवरी ऐप है जो हर दिन 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। 2 लाख ऑर्डर्स प्रतिदिन, यानी हर दिन ब्लिंकिट के हजारों डिलीवरी बॉयज ये 2 लाख ऑर्डर्स लोगों के घर जाकर पहुंचाते होंगे और पहुंचाते हैं। और ब्लिंकिट कहता है कि वो हर डिलीवरी बॉय को नौकरी पर रखने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करता है, उसके पूरे कागजात, डॉक्यूमेंट्स, उसका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वगैरह, उसका एड्रेस प्रूफ सब चेक करता है। लेकिन इस घटना को अगर आप देखेंगे तो सुमित शर्मा नाम का यह डिलीवरी बॉय एक हिस्ट्री शीटर था, एक शातिर अपराधी था जो जेल भी जा चुका था, लेकिन फिर भी ब्लिंकिट में उसे नौकरी मिल गई, जिससे इस कंपनी के वेरिफिकेशन के पूरे प्रोसेस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। और ये सवाल हम नहीं, आज उसके सारे कस्टमर्स भी पूछ रहे हैं। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने इस तरह की घटना की है, इस तरह की वारदात की है। हाल ही में ट्विटर पर एक लड़की ने बताया था कि उबर कंपनी का एक ड्राइवर जो उबर की कैब चलाता था, तो उबर कैब चलाने वाला एक ड्राइवर इस लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है और यह वही ड्राइवर है जिसकी कैब में यह लड़की पिछले दिनों सफर कर रही थी। और इस मामले में खुद उबर ने जांच कराने की बात कही है। इसी तरह स्विगी के एक डिलीवरी बॉय पर आरोप है कि उसने एक लड़की के घर पर खाना पहुंचाने के बाद उस लड़की के मोबाइल फोन पर यह मैसेज किया कि वो उसे पसंद करने लगा है और कैसे इस लड़की को इस डिलीवरी बॉय से अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पिछले साल मुंबई पुलिस ने जेप्टो ऐप के एक डिलीवरी बॉय को इसलिए गिरफ्तार किया था
क्योंकि इस डिलीवरी बॉय ने एक महिला के घर पर सामान पहुंचाने के बाद उससे पैसा लेते समय महिला का हाथ पकड़ लिया, उसे छूने की कोशिश की और फिर उसके साथ जबरदस्ती एक वीडियो बनाने की कोशिश की। पिछले 3 वर्षों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें अलग अलग कंपनियों के डिलीवरी बॉयज या उबर जैसी कंपनियों के ड्राइवर्स ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है या उनके फोन नंबर पर उन्हें मैसेज भेजकर उन्हें परेशान किया है। और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये ऑनलाइन कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि हम तो एग्रीगेटर हैं, हम तो सिर्फ जो ग्राहक हैं उन्हें ड्राइवर तक पहुंचा देते हैं और एग्रीगेटर होने के नाते हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस का कहना है कि सभी ऑनलाइन कंपनियों के लिए अपने राइडर्स और डिलीवरी बॉयज का बैकग्राउंड चेक करना अनिवार्य है, लेकिन बहुत सारे मामलों में इसमें जबरदस्त लापरवाही देखी गई है और इन डिलीवरी बॉयज के बैकग्राउंड की जांच कई बार की ही नहीं जाती या की भी जाती है तो ध्यान से नहीं होती। वर्ष 2014 में जब उबर के एक ड्राइवर ने एक लड़की के साथ रेप किया तब उबर पर दिल्ली में कुछ समय के लिए बैन लग गया था और उस समय सरकारों ने भी कहा था कि ये जितनी भी कंपनियां इस तरह की ऑनलाइन सेवाएं दे रही हैं लोगों को, उन्हें अपने कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर कंपनियां आज भी इस कानून को लेकर गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखाती। इस समय भारत में प्रतिदिन 5 करोड़ ऑर्डर्स की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। सोचिए, 5 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर्स हर रोज हमारे देश में होते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी का सबसे बड़ा बाजार भारत है पूरी दुनिया में। सोचिए, 5 करोड़ ऑर्डर्स एक दिन में, और इस दौरान अलग अलग कंपनियों और अलग अलग एप्स के जरिए उनके लाखों डिलीवरी बॉयज आपके घर आते हैं। आप जहां भी होते हैं वहां आते हैं, आप जो एड्रेस लिखवाते हैं वहां चले जाते हैं। अगर आप अपने घर में हैं, अपने माता पिता के घर में हैं, अपने दोस्त के घर में हैं, अपनी बहन के घर में हैं, किसी के भी घर में हैं, अपने दफ्तर में हैं, ये जहां आप जो एड्रेस देंगे वहां आएंगे। और कई बार उन्हें आपका मोबाइल फोन भी मिल जाता है। इसलिए सोचिए, अगर इनमें से कोई डिलीवरी बॉय आपराधिक प्रवृत्ति का है, हिस्ट्री शीटर है, पुराना अपराधी है, पुराना कातिल है, और वो आपके घर आ जाए तो ये बात कितनी खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन अपराधियों को उन कंपनियों द्वारा ही आपके घर भेजा जा रहा है जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं। अब अगर 5 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे देश में हर रोज दिए जा रहे हैं तो सोचिए, इन 5 करोड़ ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए कितने लाख डिलीवरी बॉयज इस समय हमारे पूरे देश में घूम रहे होंगे। हमारी यह मंशा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि सारे डिलीवरी बॉयज को हम बदनाम कर दें या हम ये कहें कि सारे डिलीवरी बॉयज अपराधी होते हैं या गलत होते हैं। ज्यादातर डिलीवरी बॉयज आज भी अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए एक रोजगार कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे बहुत ईमानदार भी होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन होता यह है कि उनमें से अगर कुछ भी इस तरह के अपराधी निकल आते हैं तो बदनामी सबकी होती है और लोग फिर सबसे ही डरना शुरू कर देते हैं। यह भी उतना ही सच है कि अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिलीवरी बॉयज बनकर लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यह एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। और आज का एक कड़वा सच यह है कि अब आपके और आपके परिवार के बारे में पड़ोसियों से भी ज्यादा, आपके दोस्तों से भी ज्यादा, आपके रिश्तेदारों से भी ज्यादा जानकारी इन ऑनलाइन एप्स को होती है और इन डिलीवरी बॉयज को आपके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे आप क्या ऑर्डर करते हैं, आपके घर से जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं वो कितने बजे उनकी डिलीवरी होती है, आपके घर में कौन कौन रहता है, आप कितने बजे दफ्तर जाते हैं, कितने बजे आते हैं। डिलीवरी बॉयज को सब पता होता है और आप अपने लिए क्या मंगवा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपकी बाकी तमाम निजी जानकारियां, आपका फोन नंबर, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ये सब कुछ इन्हें मिल जाती है। यानी जो बातें आपके आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, वो बातें ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों और उनके डिलीवरी बॉयज को अब पता होती हैं। इसलिए आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस खतरे से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी ध्यान से सुनिएगा। पहला समाधान तो यह है कि जिस तरह उबर और ओला जैसी ऑनलाइन एग्रीगेटर्स या कैब कंपनियां अपने ड्राइवर के बारे में सारी जानकारी पहले ही ग्राहकों को देती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो जो ड्राइवर आपके पास आ रहा होता है उसकी तस्वीर, उसका पूरा बायोडेटा, नाम वगैरह सब कुछ आपके पास पहले से आ जाता है और आप जानते हैं कि कौन सा ड्राइवर आ रहा है। ठीक वैसे ही
ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अपने इन डिलीवरी बॉयज का पूरा प्रोफाइल, इनका नाम, इनकी तस्वीर अपने कस्टमर को पहले से बताना चाहिए। यानी आपके घर पर जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए सामान आ रहा है, उसका नाम क्या है, वो कब से इस कंपनी में है, उसकी रेटिंग क्या है, ये लोगों को ऐप पर ही डिलीवरी बॉय के प्रोफाइल में पहले से शो होना चाहिए। यह आज हमारा सुझाव है। दूसरा, हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसे पिकअप पॉइंट्स अलग से बनाए जा सकते हैं जहां आप खुद जाकर अपना सामान डिलीवरी बॉय से ले लें और डिलीवरी बॉय को आपके घर तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। तीसरा, अगर डिलीवरी बॉय आपके घर आता है तो उसे कभी भी घर के अंदर ना बुलाएं। और ये उनका जो है, हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं लाना चाहते, लेकिन क्योंकि अनजान व्यक्ति है, आप उसे पहले से जानते नहीं हैं, तो आप कैसे उसे अपने घर के अंदर बुलाएंगे। चौथा, डिलीवरी बॉय से सामान लेते समय बहुत सारे लोग अपने घर का मेन गेट या अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे ही पैसा लेने के लिए अंदर चले जाते हैं और डिलीवरी बॉय को कहते हैं आप यहीं वेट कीजिए, मैं पैसा लेकर आता हूं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप गेट खुला छोड़कर अंदर जाते हैं तो डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होता है और वो ये जान सकता है कि आप घर में अकेले हैं या नहीं, और वो अगर चाहे तो आपके अंदर, घर के अंदर भी आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप जाएं, अपना गेट लॉक करके जाएं, वापस अगर आप पैसा लेने के लिए जा रहे हैं तो। और पांचवा सुझाव यह है कि अगर संभव हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करने के लिए एक अलग मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीवरी बॉय को कभी यह महसूस ना होने दें कि आप घर पर अकेले हैं। आपको याद होगा, पहले हर घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, एक फोन नंबर होता था जो लैंडलाइन होता था और घर के सारे कामकाज उस नंबर पर होते थे। फिर मोबाइल फोन का दौर आया और आज घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपना अपना मोबाइल फोन रखते हैं और अब शायद ही कोई घर होगा जिसके यहां पर एक लैंडलाइन होता होगा। लेकिन अगर आप सब चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे वो लैंडलाइन पहले आपके घर में हुआ करता था, वैसे ही आप एक अलग सिम कार्ड लेकर, एक अलग मोबाइल फोन का कनेक्शन लेकर वो मोबाइल फोन अलग से घर के कामकाज के लिए रख सकते हैं। और जितना भी आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं या बाकी की जो चीजें करते हैं, आप उस नंबर के जरिए कर सकते हैं। इससे आप अपना निजी नंबर इन एप्स को नहीं देंगे। 27 अक्टूबर की घटना है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक 19 साल की लड़की, ये छात्रा थी जो कॉलेज में पढ़ती है, 19 साल की ये छात्रा ऑटो रिक्शा में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉलेज से घर जा रही थी। लेकिन इसी दौरान बाइक पर दो बदमाशों ने इस लड़की का पीछा किया और फिर लड़की से उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, जिससे यह लड़की चलते हुए ऑटो से नीचे गिर गई क्योंकि इसने अपना मोबाइल फोन बचाने की कोशिश की। वो लड़के छीन रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और यह लड़की ऑटो से नीचे गिर गई और इसका सिर जो है वो फुटपाथ से टकराया और इस लड़की की मौत हो गई। सोचिए, एक मोबाइल फोन के पीछे इन बदमाशों ने इस लड़की की हत्या कर दी। जिन दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनमें जितेंद्र नाम के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एक एनकाउंटर में बाद में मार गिराया है, जबकि दूसरे आरोपी को एनकाउंटर में घायल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोचिए, अपराधियों में डर नहीं है और अपराधी अब भी खुलेआम इस तरह की घटनाएं कर रहे। देखिए, ये सीसीटीवी से हमने तस्वीर आपके लिए निकाली है। ये दो वो अपराधी हैं जो बाइक पर हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो के पीछे पीछे उस लड़की को इन्होंने निकाला बाहर, नीचे गिरा दिया और दुर्भाग्य यह है कि इस दुर्घटना में इस 19 साल की छात्रा की मौत हो गई। अब ये 19 साल की जो छात्रा है, इसकी जगह कोई भी हो सकता था, कोई और छात्र भी हो सकता था, कोई दूसरी छात्रा भी हो सकती थी। इसलिए ये सावधान रहने वाली खबर है। और यहां मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल फोन जब आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जब हम अपना मोबाइल फोन सड़क पर चलते हुए, बाजार में, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, ऑटो में बैठे हुए, कहीं भी हम जा रहे हैं, हम इसकी जो ग्रिप होती है बड़ी ढीली करके रखते हैं और इस फोन का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं। आजकल हम ज्यादातर लोग सड़क पर पैदल चलते हुए भी फोन का इस्तेमाल करते हुए, और सारा ध्यान उनका यहां होता है। कोई भी व्यक्ति आपके हाथ से आराम से आपका फोन छीनकर भाग सकता है और ये आजकल खुलेआम हो रहा है। वर्ष 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में
10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जिनमें 185 से ज्यादा अपराधी इन एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। लेकिन इन एनकाउंटर्स के बाद भी सोचिए, ये जो अपराधी हैं, ये फिर भी इनका डर जो है इनके मन में आ नहीं रहा है। अब भी ये ऐसी घटनाएं लगातार करते जा रहे हैं और इस घटनाक्रम में भी यही हुआ है। ये दोनों भागे लड़के, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, एक लड़के की मौत हो गई एनकाउंटर में और दूसरा लड़का घायल हो गया। यहां एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अपराध की किसी भी घटना को तभी गंभीरता से लिया जाता है जब उस घटना में किसी ना किसी की मौत हो जाती है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये जो लड़की है, 19 वर्ष की लड़की, इसकी मौत हो गई इस एक मोबाइल फोन के चक्कर में। ये मोबाइल फोन देना नहीं चाहती थी और वो हर कीमत पर लेना चाहते थे मोबाइल फोन, चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब आज ये खबर हम क्यों कर रहे हैं? इस लड़की की मौत हो गई। अब सोचिए, अगर ये दो बदमाश इस लड़की का मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते और ये लड़की ना घायल हुई होती और ना ही इसकी मृत्यु हुई होती, और ये फिर मोबाइल छीनने की घटना के बाद पुलिस में जाती और एक शिकायत दर्ज कराती, तो शायद पुलिस के लोग भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहां तो ये सब होता ही रहता है। तो गंभीरता से लेने के लिए भी किसी की मौत जब होती है तब लोग गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में हर साल मोबाइल फोन छीनने की 35,000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि इन घटनाओं में लोग अपनी जान नहीं बल्कि सिर्फ मोबाइल फोन ही गंवाते हैं, इसलिए इन घटनाओं को ना तो पुलिस सीरियसली लेती है, ना समाज सीरियसली लेते हैं और ना ही लोग सीरियसली लेते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10-15,000 20,000 रुपए का मोबाइल चला गया लेकिन जान बच गई। ये वो लड़के हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिन्होंने ये घटना की। लेकिन जब इन घटनाओं में किसी की मौत हो जाती है तो पूरा पुलिस महकमा, सरकार और मीडिया भी गंभीर हो जाते हैं और फिर बाद में पुलिस इनका एनकाउंटर भी करती है, इन्हें सजा भी देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गाजियाबाद की इस घटना में जिस लड़की की मौत हुई वो सिर्फ 19 साल की थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और इस लड़की की गलती सिर्फ ये थी कि ये ऑटो में बैठकर अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौरान लुटेरे चलते हुए ऑटो से उसका मोबाइल फोन छीन लेंगे। इसलिए अगर आप भी बाहर जाते हुए अपना मोबाइल फोन अपने हाथों में रखते हैं तो हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि जो बदमाश आजकल घूम रहे हैं सड़कों पर, ये उस एक मोबाइल फोन के लिए आपकी जान लेने से भी चूकेंगे नहीं। पहले चोर और लुटेरे लोगों की जेब काटकर उनका मोबाइल फोन चुराया करते थे या उनका पैसा चुरा लिया करते थे और बड़ी सफाई से जेब काटते थे, लेकिन जब से लोगों ने अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन पकड़कर रखने की आदत बना ली है, आजकल अगर आप देखें सड़क पर हर व्यक्ति मोबाइल फोन अपने हाथ में रखता है, जेब में नहीं, तब से हमारे देश में हर 5 में से 2 घटनाओं में अपराधी लोगों के हाथ से ही उनका मोबाइल फोन छीनकर ले जाने की कोशिश करते हैं। बेटी हमारी कॉलेज से आ रही थी, एबीएस कॉलेज से ऑटो में, तो 2 बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने हमारी बच्ची के साथ में मोबाइल खींचने का प्रयास किया और प्रयास में उन्होंने हाथ भी खींच लिया और बच्ची ऑटो से नीचे गिर गई, चलते ऑटो से, और उसी बीच उसकी गंभीर चोट लग गई सिर में। घटना 2 लोगों ने की थी। एक साथी को पुलिस टीम ने अरेस्ट किया था और उसके पास से वही मोबाइल बरामद किया था जो उसने उस छात्रा से लूटा था। उसकी अरेस्टिंग के दौरान जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसने अपने दूसरे साथी की पूरी डिटेल दी थी कि उसका नाम पता क्या है, हुलिया क्या है। कल रात को जब चेकिंग हो रही थी लेट नाइट, तो 2 अलग अलग बाइक से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन बजाय रुकने के उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। जब उसकी आइडेंटिटी शिनाख्त की गई तो ये वही एक्यूज़ निकला जिसने 27 तारीख को बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की इंसिडेंट कारित की थी और जिसके अगेंस्ट 2 दिन पहले हमने पुरस्कार भी घोषित किया था। ये जितेंद्र चीतू है और इसके अगेंस्ट करीब 12 से ज़्यादा मुकदमे लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के पंजीकृत हैं। यहां गाजियाबाद पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया।
एनकाउंटर हुआ, एक अपराधी मारा गया, दूसरा अपराधी घायल अवस्था में अब पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि ये अपराधी जो हैं, जब तक सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन अपराधियों के मन में डर नहीं बैठेगा। दूसरी बात, नोएडा पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, ग्रेटर नोएडा की पुलिस की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी उन्होंने उस लड़के को, जो रेप का मामला था, तुरंत उन्होंने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया और वहां भी उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आप सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन को ऐसे हाथ में रखते हैं और आप जहां चलते हैं, जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, दफ्तर में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, फोन आप हमेशा अपने हाथ में रखते हैं और ज्यादातर समय ऐसा होता है जब आप लगातार अपने फोन का इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। चलते चलते भी आप देखते जाते हैं कि आपका मैसेज तो नहीं आया, चलते चलते आप फोन पर बात भी करते चले जाते हैं। आजकल मैं तो बहुत टू व्हीलर्स पर भी अगर आप देखेंगे, गाड़ियों में भी आप देखेंगे तो लोग लगातार टू व्हीलर पर भी जैसे ही कोई रेड लाइट पर रुके अपना फोन चेक करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए फोन छीने जाते हैं। इससे जो आपकी अपनी सुरक्षा है वो तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, क्योंकि अगर आप फोन देखते देखते चल रहे हैं, पैदल या गाड़ी चला रहे हैं तो वो खतरनाक होगा। लेकिन अगर आप अपना फोन अपनी जेब में रखना आज से शुरू कर दें और इसे हाथ में ना रखें तो आपको हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। पहली बात, अपराधी आपका फोन छीन नहीं पाएंगे अगर आपने जेब में रखा हुआ है तो, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं लगेगा कि वो फोन कहां है, किस जेब में है, और छीनना मुश्किल हो जाएगा। वो तब छीन पाते हैं जब हाथ में आप रखते हैं। और दूसरा, जब आप अपना फोन इस्तेमाल करते हुए पैदल चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वैसे भी आप असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि फोन में रहता है। इसलिए अगर इस पूरी घटना से आपको सीखना चाहें तो एक छोटी सी चीज जो आप मुफ्त में कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगेगा, वो ये है, आज से अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रखना शुरू कीजिए और जब जरूरत हो तभी उस फोन को निकालिए और तभी उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि हर समय आप अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते ही चले जाएं। आपको यह बताएंगे कि आज दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज क्यों कर दिया। मनीष सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी कि अदालत उन्हें राहत दे देगा और सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें राहत मिल ही जाएगी, लेकिन यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके इस मामले को जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। इस साल 26 फरवरी को जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे दावे के साथ कहा था कि सीबीआई और ईडी इस शराब घोटाले को किसी भी अदालत में साबित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और मनीष सिसोदिया बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज छठी बार ऐसा हुआ है, फिर से आप सुन लीजिए, छठी बार ऐसा हुआ है जब शराब घोटाले के इस मामले में मनीष सिसोदिया को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। 6 बार उन्होंने कोशिश की है और 6 की 6 बार अदालत उनकी दलील से कन्विंस नहीं हुई और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंजूर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध साबित होते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसके ऊपर अब कोई न्यायालय, कोई अदालत नहीं है और वहां से भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है कि शराब घोटाले में जो 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ वो संदिग्ध है और इसकी वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती। अब ये जो 338 करोड़ रुपया है ये कहीं ना कहीं तो गया है, किसी ना किसी ने तो लिया ही है, और अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया ने ना भी लिया हो तो किसी और ने लिया है, कहीं तो गया। तो ये शराब मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी वैसे भी बनती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये 338 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लें। और यह भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल यही कहते थे कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है और ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, यानी अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। 6 से 8 महीने बहुत हैं इस ट्रायल के लिए, और अगर इस ट्रायल में देरी होती है तो फिर मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद फिर से
जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। यानी अभी कम से कम 3 महीने और मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा और इसके बाद ही वो जमानत याचिका अदालत में दायर कर पाएंगे। और उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, ये भी अब आगे चलकर एक बड़ा सवाल है। यानी 2023 का साल है, ये तो पूरा की पूरा वो जेल में ही बिताएंगे। अब उन्हें जो अगला मौका मिलेगा वो 2024 में जमानत पाने का मिलेगा। अब तक मनीष सिसोदिया निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में गए, वहां भी रिजेक्ट हो गई। और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका 6 जमानत याचिका दायर कर चुके हैं और हर बार यह जमानत याचिका खारिज हुई है। और ऐसा बीजेपी ने नहीं किया है। अक्सर ये जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी पर लगते हैं, सरकार पर लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका खारिज हुई है उसमें तो किसी सरकार का कोई हाथ नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया को जमानत अदालत से नहीं मिल रही है और अगर जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इस शराब घोटाले में कुछ तो हुआ है जिसे अब अरविंद केजरीवाल को भी मान लेना चाहिए। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने बयान खास तौर पर आपके लिए भी निकाले हैं और उनके लिए भी निकाले हैं, जिनमें वो ये कहा करते थे कि शराब घोटाला जैसा कुछ है ही नहीं, ये मामला काल्पनिक है और मनीष सिसोदिया को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि एक के बाद एक हर अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज होती रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा है, अगर वाकई मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए था और वो बेकसूर थे, तो फिर एक के बाद एक इतनी सारी अदालतों को और सर्वोच्च न्यायालय को भी मनीष सिसोदिया का ये तर्क और अपने बचाव में जो दलील हैं, ये उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए। एक शरीफ आदमी है मनीष। शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने कहा है कि वो इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है, क्योंकि इस मामले में जो अल्टीमेट जो फायदा हुआ है, आखिर में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी ही है। क्योंकि ये जितना भी पैसा इस घोटाले में लिया गया, आखिर में ये सारा पैसा पार्टी पर खर्च हुआ है, चुनाव लड़ने पर खर्च हुआ है, इसलिए पार्टी को भी अब आरोपी बनाया जा सकता है। आरोप है कि शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला, उसने उसी पैसे से गोवा और दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा, चुनाव प्रचार में उसी पैसे से खर्चा किया और अगर गोवा में आम आदमी पार्टी को उस चुनाव में 6% से ज्यादा वोट न मिले होते तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न बन पाती। अभी जो 6% वोट शेयर था गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का, उस चुनाव में उन्होंने यही पैसा खर्च किया था चुनाव प्रचार के दौरान, और चुनाव पर जो पैसा खर्च होता है ये घोटाले वाला पैसा। इस नाते जो 6% वोट मिला है वो अवैध हो जाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे ईडी में जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है और हो सकता है वो उन्हें भी आरोपी बना दें, पार्टी को भी। एक नई बड़ी खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नया नोटिस भेज दिया है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये एक बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये ऐसे दिन हुआ है जब मनीष सिसोदिया की जो जमानत की याचिका है उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, इन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी की अलमारी से बाहर निकाल दीजिए।